नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज 9 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि दीपोरबिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन थे अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा असम। असम में दीपोरबिल रामसर साइट स्थित है। चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 10 नए संरक्षण रिजर्व और एक अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वन्यजीव बोर्ड ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में 10 संरक्षण रिजर्व और एक अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। 8 संरक्षण रिजर्व जो महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थापित किए जाएंगे और 2 राज्य के विदर्भ क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। इसमें से चंद्रपुर जिले के कहलगांव को एक अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। यदि हम देखें तो भारत में अभी वर्तमान में 88 संरक्षण रिजर्व हैं। संरक्षण रिजर्व वे क्षेत्र होते हैं जो स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और भारत के आरक्षित और संरक्षित जंगलों के बीच एक बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य वह एक संरक्षित क्षेत्र हैं जहां जानवर अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रह सकते हैं। और अभी वर्तमान में देखें तो भारत में 553 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र में संरक्षित क्षेत्रों पर चर्चा करें तो इसमें हम पाते हैं कि राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये चंदोली, गोलामल, नवगांव, पेंच, संजय गांधी और तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान हैं। और महाराष्ट्र में 41 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिसमें 4 बाघ अभ्यारण्य हैं यानी कि टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें मेलघाट जो अमरावती में है, तडोबा अंधारी जो चंद्रपुर में है, पेंच नागपुर में है और सहोदरी कोल्हापुर सांगली में स्थित है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य है जिसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा राज्यों से लगती है। इसके अतिरिक्त यह एक तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो चलते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि बांग्लादेश ने अपना पहला अधिमान्य व्यापार समझौता यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA किस देश के साथ किया। ऑप्शन है भारत, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका आंसर होगा भूटान। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने स्वतंत्रता के बाद भूटान के साथ पहले अधिमान्य व्यापार समझौते यानी PTA पर हस्ताक्षर किया है और ये दुनिया के किसी भी देश के साथ बांग्लादेश का पहला PTA है और इस पर हस्ताक्षर दोनों देशों के मध्य ढाका में किया गया है। इस समझौते से दोनों देशों के मध्य कई सामानों को शुल्क मुक्त करने की अनुमति देगा। ये समझौता दोनों देश एक दूसरे से व्यापार के अंतर्गत शुल्क मुक्त होकर बिना किसी ट्रेड फी के या बिना किसी टैरिफ के एक दूसरे देशों में सामानों की आवाजाही कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अधिमान्य व्यापार समझौता एक प्रकार का वह समझौता होता है जिसमें सदस्य कुछ उत्पादों के व्यापार पर शुल्क कम या मुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल स्थिति पर एक दृष्टि डालें तो बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्व में स्थित एक देश है और इसकी सीमा भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगती है और इसके साथ ही यह म्यांमार के पश्चिम में यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मानचित्र पर इसकी लोकेशन देखें तो बांग्लादेश यहाँ है, इसकी राजधानी ढाका है और पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और यहाँ म्यांमार के साथ इसकी सीमा लगती है। तो चलते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल मनाया जाता है। इसमें पूरे भारत में शहीदों और भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है और इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुरुआत 1949 में की गई थी और इस दिन लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करें।
इसके अलावा यदि हम देखें तो भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष क्या है, तो इसकी शुरुआत 1949 में झंडा दिवस कोष का गठन जो किया गया वो बलदेव सिंह समिति द्वारा किया गया और 1949 में संबंधित कल्याण निधियों को एक सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के रूप में समेकित कर दिया गया। इसके अलावा इसका प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास है और इसका प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाता है और जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री और उपाध्यक्ष राज्य रक्षा मंत्री होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा सचिव, सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण या रक्षा मंत्रालय और केंद्र मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। वहीं यदि हम देखें तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अधीन कार्य करता है और यह पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण और उनके आश्रितों की नीतियां बनाता है और इन नीतियों से संबंधित जो अध्यक्षता की जाती है या इस बोर्ड की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि एशिया कप 2021 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी। एशिया कप 2021 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी। ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। तो इस वीडियो को अभी तक जिन लोगों ने शेयर नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो श्रीलंका जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी करेगा और जबकि पाकिस्तान ने वर्ष 2022 में एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी का अधिकार प्राप्त किया है। यानी 2021 में कौन करेगा, श्रीलंका करेगा और 2022 में एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान द्वारा की जाएगी। चूँकि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये था कि 2020 में मेज़बानी जो है पाकिस्तान के द्वारा की जानी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। वहीं श्रीलंका की ज्योग्राफिकल स्थिति देखें तो श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है और ये भारतीय उपमहाद्वीप से बंगाल की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है जो कि इसकी विधायिका राजधानी है और कोलंबो इसकी कार्यपालिका एवं न्यायिक राजधानी है। तो ये भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी इस के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। बंगाल मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से ये भारत से अलग होता है। ये श्रीलंका का मानचित्र है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। ऑप्शन है राहुल बिंद्रा, जेहान दारूवाला, मिक सूरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला ने बहरीन में आयोजित वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड पिक्स F2 यानी फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जेहान दारूवाला वर्तमान में रेड बुल जूनियर टीम के सदस्य हैं और उनके टीम के साथी जो जापान के हैं यूकी सुनाओदा वे दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ब्रिटेन के डेनियल टिकटम तीसरे स्थान पर रहे। फार्मूला 2 चैंपियनशिप जो रेस है वो एक फार्मूला 2 चैंपियनशिप की एक दूसरी स्तरीय सिंगल सीटर चैंपियनशिप रेस है। वहीं बहरीन पर एक दृष्टि डालें तो बहरीन एशिया के फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है और ये एक ब्रिज के द्वारा अपने पड़ोसी देश सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। इसकी राजधानी मनामा है और मुद्रा यहाँ की क्या है, दिनार है। ये वो देश है जिसने 1932 में पेट्रोलियम की खोज की थी और ऐसा करने वाला ये पहला अरब देश था बहरीन। बहरीन की स्थिति अगर आप मानचित्र पर देखें तो गल्फ़ ऑफ पर्सिया यहाँ है, फारस की खाड़ी है और मनामा जो इसकी राजधानी है बहरीन की, और बहरीन एक द्वीपीय देश जो कि फारस की खाड़ी में है। इधर कतर है, ये सऊदी अरब है और सऊदी अरब से ये एक ब्रिज के द्वारा जुड़ा हुआ है जिसका निर्माण 1920 में किया गया था, जिस ब्रिज से ये जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि ममित जिला जो नीति आयोग की अक्षात्मक जिलों की अक्टूबर रैंकिंग में सबसे ऊपर है वो है किस राज्य में है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम राज्य के ममित जिले ने अक्टूबर के लिए नीति आयोग अक्षात्मक जिले की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और बिहार के बांका, ओडिशा के ढेंकनाल को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। बिहार के बांका जिले और ओडिशा के ढेंकनाल जिले को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। आकांक्षा वाला राज्य जो है वो ये है। पहला स्थान किसका रहा, जो मिजोरम का जिला है ममित, और बिहार का बांका और ढेंकनाल जिला दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसके लिए नीति आयोग 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करके इन जिलों को रैंकिंग देता है। वहीं यदि एक दृष्टि नीति आयोग पर डालें तो नीति आयोग 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने
65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर एक नए निकाय के निकट भविष्य में स्थापना की घोषणा की थी। तो उसी के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की थी। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसके साथ ही यह सहकारी संघवाद की भावना पर भी कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है, इसलिए सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ कहा जाता है और इसके उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार हैं तथा सीईओ वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। वहीं अगर मिज़ोरम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो मिज़ोरम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा त्रिपुरा, असम और मणिपुर तथा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। इसकी राजधानी आइजोल है और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री जोराम थांगा हैं, किसके? मिज़ोरम के मुख्यमंत्री। तो मिज़ोरम की स्थिति आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का ये मानचित्र है आपके सामने और यहाँ असम, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ इसकी भारत की राज्यों के साथ सीमा लगती है। वहीं बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह कपानी, आरपी खुराना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह कपानी। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह कपानी का भी हाल ही में निधन हो गया। वह भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कपानी ने 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति हैं और उन्होंने क्रमशः 1960 और 1973 में ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन और कैप्ट्रॉन इनकॉर्पोरेशन की भी स्थापना की थी। फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसी पतली तार होती है जो पतले कांच या प्लास्टिक की बनी होती है और जिसमें लाइट का उपयोग करके डाटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से किया जाता है। इसमें लाइट का उपयोग किया जाता है, बिजली का नहीं। तो लाइट का उपयोग करके डाटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से किया जाता है और इसमें लाइट का संचार होता है और लाइट का प्रयोग करके इसकी स्पीड को बहुत तेज़ किया जाता है। तो नरेंद्र सिंह कपानी फादर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स कहे जाते हैं और इन्हें फॉर्च्यून मैगज़ीन ने 7 अनसेंग हीरोज़ में से एक के रूप में चुना था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस स्मारक के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर उसे सुरक्षित किया है? ऑप्शन है सांची स्तूप, हम्पी का रथ, महाबोधि मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। तो इसका आंसर होगा हम्पी का रथ। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे बचाने के लिए हम्पी के रथ के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और यह रथ हम्पी में विजय विट्ठल मंदिर के सामने स्थित है। हम्पी का रथ भारत के 3 पत्थर के बने रथों में से एक है और ये गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है जिसे विजयनगर के शासकों के समय बनाया गया था। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध पत्थर के रथ मंदिर जो हैं कोंकाड़ ओडिशा, जो कि सूर्य मंदिर में सूर्य को समर्पित रथ है। उसी प्रकार महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित जो रथ है वो भी पत्थर से बना हुआ रथ है। तो 3 मुख्यतः रथ हैं, एक तो आपका हम्पी का रथ, दूसरा जो कोणार्क में सूर्य मंदिर में बना हुआ रथ है और तीसरा जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित हैं और ये तीनों ही यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से एक हैं। तो हम्पी कर्नाटक के स्मारकों के समूह को 1986 में विश्व धरोहर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी यूनेस्को द्वारा। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी थी जो कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी और इस क्षेत्र को विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, कृष्ण मंदिर, लोटस महल और हजरा राम मंदिर के लिए भी जाना जाता है, जो हम्पी स्थल है उसको। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है? ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, रूस। तो इसका आंसर होगा चीन। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है और इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने के बाद उसने हासिल की थी। चीन ने चांग ई 5 मिशन के दौरान यह उपलब्धि अपनी हासिल की है। चीन का यह मिशन यदि सफल होता है तब वह
चीन चांद से नमूने लेने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। और अब तक ये रिकॉर्ड केवल 1960 में यूएसए और 1970 में सोवियत संघ के नाम था। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमिन बी है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 ने क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापसी की है। ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका, भारत। तो इसका आंसर होगा जापान। तो जापान के हायाबुसा 2 ने अपना 6 साल का मिशन पूरा किया है और अभी ऑस्ट्रेलिया में क्षुद्र ग्रह रैयू के नमूनों के साथ लौटा है। क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? रैगू के नमूनों के साथ वो लौटा है। कौन? हायाबुसा 2, जो कि जापान का एक अंतरिक्ष यान है। और इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान जो हायाबुसा 2 है उसे दिसंबर 2014 में जापान के तेनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इससे पहले जापान का हायाबुसा 1 पहला अंतरिक्ष यान था जिसने एक क्षुद्र ग्रह पर उतरने और उड़ने के लिए प्लान किया गया था। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का वीडियो का जो अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि राजा भूमिबोल अतुल्य देज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके पास भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन जरूर कीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।